कि 10 सालों में आप दिल्ली की जनता को केजरीवाल जी अगर स्वच्छ पानी नहीं दे पाए तो किस हक से वोट वो मांगेंगे। दिल्ली में मुख्य मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच होगा, लेकिन कई सीटों पर कांग्रेस या ऐसे दल, छोटे दल, कुछ सीटों को समीकरण बिगाड़ सकते हैं। देखिए, दिल्ली की जो राजनीति है उसको पूरे देश और दुनिया की निगाह रहती है। ठीक है, दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं, छोटा प्रदेश है और शायद दिल्ली की सरकार को पूर्ण राज्य का दर्जा भी नहीं है। आधी शक्तियां जो हैं वो केंद्र सरकार के पास हैं। अंबेडकर जय भीम के नारे के साथ जो बहन जी का, मायावती जी का जो वोट बैंक था उसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक जो था वो क्षेत्रीय दलों के पास ही गया। वो चाहे मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी हो या चंद्रशेखर जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, या बिहार में पासवान साहब ने जो राजनीति की जिसका चिराग पासवान कर रहे हैं, महाराष्ट्र में हो, एक समय कांग्रेस का ही दलित वोट बैंक पे एक अधिकार मैं कहूँ। नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार और आज मेरे साथ हैं 90 के दशक से पत्रकारिता करने वाले और टीवी पर बहुत ज्यादा चमकने वाले, लेकिन मैं जानता हूं इन्होंने इंडिया टुडे जैसे अखबारों में काम, मैगजीन में काम किया है। अखबारी पत्रकारिता से जब टीवी का अभ्युदय हुआ भारत में तो इनका पदार्पण टीवी की दुनिया में हुआ। इनसे जानना चाहते हैं कि ठीक है, अतीत की बात तो अपने हिसाब से है, लेकिन मनोज वर्मा जी आपका स्वागत है। और पत्रकारिता का भविष्य कैसा देखते हैं? मैं पत्रकारिता का भविष्य तो अच्छा ही देखता हूँ, भले चाहे कई चुनौतियां पूर्व में भी रही हों या वर्तमान में भी हों, लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजी का आगमन हुआ है उसने पत्रकारिता को सुलभ भी बनाया है, दर्शकों के साथ जोड़ने का काम भी किया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चुनौती बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और सबसे बड़ी, आलोक भाई, आज जो चुनौती है पत्रकारों के सामने या मीडिया के सामने वो है क्रेडिबिलिटी। आज पत्रकारिता की दृष्टि से क्रेडिबिलिटी का एक ऐसा मुद्दा महत्वपूर्ण है कि जब मीडिया संस्थानों को, पत्रकारों को इस दिशा में सबसे ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। हम क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, इसको ध्यान में रखकर हमें समाज और राष्ट्र के निर्माण की दिशा में अपना योगदान देना होगा। ये सबसे बड़ी चुनौती है। फेक न्यूज की बात मैं करूंगा, आप टेक्नोलॉजी के मुद्दे पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दर्शकों को जागरूक करने का काम करते हैं। डीप फेक के रूप में आज एक ऐसी चुनौती खड़ी हुई है समाज के सामने, जिसका भी मुकाबला हम पत्रकारों को ही करना होगा कि फेक न्यूज से आम जनता को, दर्शक को कैसे बचाएं, कैसे सजग करें। ये मैं मानता हूं भविष्य की दृष्टि से एक बड़ी चुनौती हमारे सामने और मीडिया जगत के सामने होने वाली है। ठीक है, उस दौर में जिस दौर में मिशन के तौर पे आप भी पत्रकारिता में आए थे, मुझे याद है वो दौर जबकि एक पैशन के तहत आप काम करते थे। और जो डीप फेक की बात है या जो क्रेडिबिलिटी की बात है, ये हमेशा संकट में रहा था, लेकिन आज ज्यादा घिरा है कि क्या सही क्या गलत। आपको क्या लगता है कि जिस दौर से आप गुजरे हैं, जिस परेशानी से, और नई पीढ़ी आ गई अलग अलग, तो ये भी उतनी गंभीर है इस बात को लेके, या फिर आनंद फानंद जो सामने आ रहा आप दे रही, और वो डीप फेक का मामला हो या रूमर्स का मामला हो, बिना फैक्ट चेक किए बता दे रही? देखिए, मैं ये तो कहूंगा नहीं कि जो नई पीढ़ी पत्रकारिता में आई है, मैं मानता हूं इसमें बहुत अच्छे पत्रकार भी उभर के सामने आए हैं, जिन्होंने समाज के लिए, सामाजिक सरोकार की दृष्टि से बहुत अच्छी रिपोर्ट देने का काम किया है। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी की जैसे माने बात की और चुनौती की बात की, कुछ लोग हैं, क्योंकि इस समय मोबाइल जर्नलिज्म भी है, तो जाहिर तौर पे हर आदमी आज इस देश में पत्रकार बन गया है। लोग कहते भी हैं और मैं भी इस बात को मानता हूं कि देश की अगर आबादी हम कहें 140 करोड़ है, 140 करोड़ है, तो उसमें से 90 करोड़ या 100 करोड़ लोग इस समय पत्रकार ही, हाँ, जिसके हाथ में मोबाइल है वो एक तरह से पत्रकार है। पत्रकार हर कोई हो, अच्छी बात है, लेकिन पत्रकारिता के कुछ अपने नियम, कायदे, कानून, कुछ परंपराएं हैं, उसका फॉलो हर व्यक्ति को करना चाहिए। देखिए, शब्द जो होते हैं वो समाज को दिशा देने का काम भी करते हैं और दिशाहीन भी बनाने का काम करते हैं, और वही बात रिपोर्टिंग पे लागू होती है। हम क्या जानकारी दे रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन का क्या असर समाज पे पड़ेगा, लोगों पे क्या पड़ेगा, उसकी एक अपनी मर्यादा है, उसकी अपनी एक लक्ष्मण रेखा भी है। पत्रकारिता में बहुत सी चीजें ऐसी होती थी जिन्हें हम बच के लिखते थे। क्यों लिखते थे?
किसी के डर के कारण नहीं बचते थे, बल्कि कुछ मर्यादा थी हमारे समाज के प्रति, जो जिन लोगों से भी हमने पत्रकारिता को सीखा कि समाज में किन शब्दों का हमें चयन करना है, किसका नहीं करना है। तो ये जो एक रेखा है, लिहाज जो रेखा है, इसको मुझे लगता है कि जो भी अगर पत्रकारिता कर रहा है उसको इसका पालन करना चाहिए। आप चाहे फुल टाइम पत्रकार हैं या शौकिया पत्रकारिता कर रहे हैं, इन बातों का ख्याल रखना। जैसे 2024 बीता है, अब 2025 आने वाला है, संसद के शीतकालीन सत्र में बहुत सारी मर्यादाएं टूटते हुए दिखी हैं, बहुत सारे लिहाज टूटते हुए दिखे हैं, और संसदीय राजनीति को आप कवर करते रहे हैं। तो ये जो 2025 का जो आने वाला समय है, या 2025 से चल करके हम इस पूरी शताब्दी को ट्रैवल करने वाले हैं, तो पत्रकार के लिहाज से और संसदीय राजनीति के लिहाज से, खासकर भारतीय संसदीय राजनीति के लिहाज से, इसको कैसा देखा? देखिए, संसदीय राजनीति के लिहाज से अगर मैं देखूं तो ये मैं कह सकता हूं कि एक बदलता हुआ स्वरूप मुझे नजर आता है। संसद के अगर हम 90 के दशक की बात करें या उसके बाद की बात मैं करूं, जब से मैं संसद को कवर कर रहा हूं, लोकसभा को लंबे समय से, या दिल्ली विधानसभा को भी मैंने लंबे समय कवर किया है, नगर निगम को भी मैंने कवर किया, तो मैं एक बड़ा परिवर्तन देख रहा हूं। आपसे अगर 15 साल पहले की मैं अगर बात करूं तो संसद में, सदनों में मुद्दों पर चर्चा होती थी, आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं उन पर लंबी लंबी चर्चा हमें देखने सुनने को मिलती थी। कंटेंट वाइज भी अच्छी होती थी, जो लोगों का भी मार्गदर्शन करती थी और एक दिशा देने का काम भी करती थी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सदन में आज कोई कामकाज नहीं होता, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आज सदन में जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष उन मुद्दों को उठाने से चूक रहा है। सदन चले, इसका दायित्व सरकार का भी है और विपक्ष का भी है। विपक्ष का मतलब केवल ये नहीं है कि सदन की कार्रवाई में व्यवधान पैदा करो, हंगामा करो। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि सदन चले, चर्चा हो, उस पर मुद्दों पर चर्चा हो, व्यवधान क्यों होना। और अटल जी ने उस मर्यादा का हमेशा पालन किया। वो कभी सदन के बीचों बीच नहीं आके हंगामा करते थे। ऐसे कई नेताओं को मैं जानता हूं, सोमनाथ चटर्जी जी का मैं नाम लेना यहाँ चाहूंगा, उन्होंने भी कभी इस तरह का हंगामा, शोर शराबा नहीं किया, जो एक हमें आज विपक्षी राजनीति के रूप में देखने को मिलता है। संसद में मुद्दों पर चर्चा हो, इस बात को तमाम लोग कहते रहे, और अभी भी मैं कहूं कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हों और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी हों, दोनों इस बात पर जोर देते हैं कि सदन चले, मुद्दों पर चर्चा हो। लेकिन कहीं ना कहीं, या आप कहिए राजनीतिक जो बदलाव हम देख रहे हैं, पीढ़ीगत बदलाव हम देख रहे हैं, एक टकराव देखने को हर सत्र में देखने को मिल जा रहा है। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक निराश करता है, क्योंकि देखिए, सदन चलेगा, मुद्दों पर चर्चा होगी, उसमें लाभ विपक्ष का भी है और सरकार का भी लाभ है। लेकिन अगर विपक्ष सदन को चलने ही नहीं देगा और कुछ ऐसे दृश्य हमारे उभर के सामने आएंगे जो संसदीय दृष्टि से अमर्यादित कहलाए जाएंगे, अमर्यादित मैं मानूंगा, अच्छा संदेश नहीं देते हैं, वो कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति लगती है। जैसा हमने देखा संसद के परिसर में धक्का मुक्की हुई और 2 सांसद बीजेपी के घायल हो गए। ये दृश्य उत्पन्न नहीं होने चाहिए। हम लोग जब 2025 में गुजर रहे हैं और जा रहे हैं, तो संविधान का हीरक जयंती जी, और संविधान निर्माण का, और एक अच्छी बहस भी देखने को मिली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। संविधान पे लोग बहस किया और दोनों पक्षों ने अपने, लेकिन इसे एक जो बात निकली जी, जो बड़ी बात निकली, कि पूरा एक फिजा अम्बेडकराइट हो गया जी, पूरा एक माहौल पूरे राजनीति का अम्बेडकर के परसुएंस का हो गया। अच्छी बात है, अंत्योदय की बात होनी चाहिए, दलित उत्थान की बात होनी चाहिए, जो नीचे पीछे छूटे हुए लोग, उनकी बात होनी चाहिए। लेकिन एक संघर्ष जो उपस्ता हुआ दिख रहा है लगातार, नीली पट्टी को लेकर के, नीले कपड़े को लेकर के लोग मैदान में उतर आए हैं। लग रहा है कि हर कोई अम्बेडकर पे कब्जा करना चाह रहा है। इसको कैसे देख रहे हैं वक्त के ट्रैवल के साथ साथ संसदीय राजनीति में? देखिए, जब हमारे संविधान की यात्रा के 75 साल पूर्ण हो चुके हैं, तो मैं ये मानता हूं कि एक बहुत बड़ा अवसर हमारे देश के सामने है कि जब हम सब लोग आत्मचिंतन करें कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके साथ जो लोग ड्राफ्ट कमेटी में थे, उन्होंने जिस सुंदर तरीके से हमें एक संविधान देश को दिया, क्या हम उसको लेकर आगे बढ़े हैं? कितना आगे बढ़े हैं? हमने कितना कामों को किया है? क्या संवैधानिक दृष्टि से हमने अपने समाज का, राष्ट्र का निर्माण उस
अनुरूप कर पाए जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की सोच थी। लेकिन मुझे लगता है कि संविधान के ऊपर जो सदन में चर्चा हुई, लंबी चर्चा हुई दोनों सदनों में, बहुत अच्छी चर्चा हुई, कुछ अच्छे बहुत अच्छे हमें स्पीचेस सुनने को मिले, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स संविधान के ऊपर जो चर्चा हुई उस पर हावी हो गई। होना तो ये चाहिए था कि पक्ष और विपक्ष पर इस पे चर्चा होती कि जो बात मैंने कही कि संविधान की जो यात्रा हमारी 75 सालों की है, इसमें कहां कमी रही और क्या हमने अच्छा करा। संविधान में अधिकार और कर्तव्य दोनों की बात है। क्या हमने अधिकारों के लिए सिर्फ लड़ाई लड़ी या हमने कर्तव्यों का भी पालन किया? इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी। चर्चा हुई भी, जैसा मैंने कहा, लेकिन उस चर्चा को कहीं ना कहीं वोट बैंक की जो राजनीति थी, जैसा आपने कहा कि हर चीज इस समय अंबेडकरमय राजनीति नजर आ रही है। नीले कपड़े वो लोग भी पहनने लग गए जिन्होंने अंबेडकर जी का विरोध किया, चुनाव भी उन लोगों ने हराया, लेकिन आज वो भी नीले कपड़े जय भीम के नारे लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक राजनीति है जिसमें मैं सीधे सीधे कहूं कि कांग्रेस पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जरिए अपनी एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही है। वो उस वोट बैंक को हथियाना चाह रही है फिर से बाबा साहब के नाम से, जो उससे छूट गया पीछे। वही मैं वही कह रहा हूँ, आप उस दौर में भी एक्टिव थे जिस समय पूरी जो अंबेडकर या दलित या हरिजन के नाम से एक वोट जो है पूरा इन स्टॉक कांग्रेस को पड़ता था, या इनफैक्ट कांग्रेस डोमिनेटेड राजनीति थी। उसके बाद एंटी कांग्रेस का उदय हुआ और उस उदय में काशीराम आया। काशीराम ने एक काम किया कि उस इंटैक्ट उस वोट को भींच करके बाहर ले आया कांग्रेस की राजनीति से, और फिर उसमें भी स्टेक क्लेमर है कि जिस शिलान्यास कराया कामेश्वर चौपाल से विश्व हिंदू परिषद में राम जन्मभूमि का, तो उनकी भी कोशिश रही कि उस हिस्से में मेरा भी एक हिस्सा हो। और इनफैक्ट गैर कांग्रेसवाद के पास कांग्रेस निकल गया, पूरा दलित वोट निकल के चला गया। और उसके बाद हाल के दिनों में जिस से नरेंद्र मोदी 2024 से आए और उन्होंने अंबेडकर के प्रतीक से जुड़े हुए तमाम चीजों को, जो भी डिमांड थे, उनके पूरे करने लगे। 1990 में जब आप राजनीति सक्रिय पत्रकारिता में आए थे, भारत रत्न बनाए जा चुके थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो ये सब कुछ हुआ गैर कांग्रेसवाद के सिलसिले में। और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस झपट्टे के साथ, खास करके काशीराम वाला तत्व, मायावती के कमजोर होने से पार्लियामेंट में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं के बराबर है और उनकी जगह चंद्रशेखर आजाद आ रहे हैं, नए नए चेहरे आ रहे हैं, तो वो लग रहा है कि कांग्रेस फिर से इस मौके को देख रही है उस अंबेडकर की राजनीति को अपने हिस्से में ले जाए। ऐसा दिख रहा है आपको? या और अगर ऐसा दिख रहा है तो आने वाले राजनीति की दिशा भी बदलेगी फिर से? जी देखिए, जैसे मैंने कहा कि एक कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है अंबेडकर जय भीम के नारे के साथ, जो बहन जी का, मायावती जी का जो वोट बैंक था उसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक जो था वो क्षेत्रीय दलों के पास ही गया। वो चाहे मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी हो या चंद्रशेखर जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, या बिहार में पासवान साहब ने जो राजनीति की जिसका चिराग पासवान कर रहे हैं, महाराष्ट्र में हो, एक समय कांग्रेस का ही दलित वोट बैंक पे एकाधिकार मैं कहूँ था। लेकिन 90 के दशक के बाद वो धीरे धीरे खिसकता गया और वो इतना खिसक गया कि कांग्रेस पार्टी हाशिए पर चली गई और कई राज्यों में हाशिए पर चली गई। तो कांग्रेस को ये लगता है कि अगर मुसलमान और दलित वोट बैंक साथ आ जाएगा तो उसे अपनी खोई हुई जमीन मिल जाएगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर खुलकर राजनीति भी कर रही है, बीजेपी को भी आईना दिखा रही है। लेकिन मैं एक बात यहाँ आलोक जी कहना चाहूंगा कि ऐसा होता है जीवन में, जो हम कुछ गलतियां करते हैं वो गलतियां सवाल बन के कब हमारे सामने खड़ी हो जाएं, इतिहास जवाब मांगता है। और आज बीजेपी कांग्रेस को वही आईना दिखा रही है कि भाई आज आप जय भीम का नारा लगा रहे हो, बाबा साहब का आप नाम ले रहे हो, बाबा साहब को आपने चुनाव क्यों हराया? ये भाजपा कांग्रेस से सवाल पूछ रही है। भाजपा कांग्रेस से यह भी सवाल पूछ रही है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जीते जी आपने अपमान क्यों किया? और ये भी सवाल बीजेपी पूछ रही है कि भाई देश आजाद हो गया और 1990 में जाके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न मिला और बीजेपी समर्थक सरकार ने दिया, तो कांग्रेस इतने साल तक बाबा साहब के उस त्याग को, उस उनके तपस्या को सम्मान क्यों नहीं कर पाई
जिसका जिक्र आज कर रही है कांग्रेस पार्टी। नहीं मनोज भाई, तो ये सवालों के जवाब तो कांग्रेस को देने ही पड़ेंगे। और जाहिर सी बात है बीजेपी भी, क्योंकि बीजेपी ने दलित वोट बैंक में एक अच्छी सेंध लगाई है, बीजेपी के पास एक बड़ा वोट बैंक है। एक सवाल है मनोज भाई, इसमें ऐसा है कि पूरी राजनीति प्रतीक के आधार पर होती है, प्रतीक से ही राजनीति जीते हैं। आज दलित वोट में अंबेडकर अपरिहार्य हो गए। लेकिन कांग्रेस जो पॉलिटिक्स चली वो जगजीवन राम के मार्फत चली या दलित नेताओं, अन्य नेताओं के मार्फत चली, और उस सहारे उसने अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखा। मुझे लगता है काशीराम को भी इतना अंबेडकर कहने की जरूरत नहीं पड़ी थी। मायावती को भी अपना एक दलित इंटैक्ट को एक प्रतीक के जरिए, अपने सिंबल के जरिए वो समेट रहे। लेकिन अचानक से 75 साल पर, ये 75वें साल में अब लगता है कि पूरा दलित और अंबेडकर, अब इसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी काफी कुछ काम किया है अंबेडकर के प्रभुत्व को जगाने में, काफी, और मायावती ने भी इस दरमियान बहुत कुछ किया था। महाराष्ट्र में लगभग जितनी भी दलित पार्टियां हैं या दलित, उन सब ने अपने हिसाब से सब कुछ को ला करके अंबेडकर के आसपास ला दिया है। अब आपको लगता है कि आने वाले वक्त में दलित के नाम से अलग अलग नेताओं के उभार से जो राजनीति चल रही थी वो सबको सिमट करके एक अतीत का अंबेडकर के आसपास चली जाएगी? ये देखिए, ये तो जो अंबेडकरवादी हैं या दलित समाज है वो भी इस बात को समझ रहा है कि कांग्रेस पार्टी क्यों शोर मचा रही है अंबेडकर जी के नाम पर। क्योंकि मैंने कहा ना, पूर्व का इतिहास जो कांग्रेस पार्टी का रहा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने आ जाता है, राहुल जी के सामने आ जाता है, तो राहुल जी को भी सवाल पूछा जाता है। जहां तक इस पूरे प्रकरण का सवाल है कि संविधान के दौरान बाबा साहब को लेकर आखिर ऐसा क्या हो गया, इतनी राजनीति होने लगी बाबा साहब के नाम पर, यह बात मैं बिल्कुल तटस्थता के साथ कह रहा हूं कि अगर आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का पूरा अगर उनका भाषण सुनेंगे, या आपने सुना होगा या देखा होगा आपने उसको, तो अमित शाह जी का कहीं भी ये भाव नहीं था कि भाई अंबेडकर जी का नाम आप मत लीजिए, या उन्होंने कोई ऐसी उनके उसमें बात नहीं कही जिसको लेकर इतना बतंगड़ खड़ा किया गया। लेकिन आप किसी बात का अगर दो लाइनें निकालकर दुनिया को दिखाएंगे, शोर मचाएंगे, तो यह शुद्ध रूप से राजनीति है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अमित शाह जी का जो स्पीच थी, जो भाषण था, उसमें बाबा साहब को लेकर कहीं उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने दो लाइनें पकड़कर एक टूल इसलिए दे दिया क्योंकि कांग्रेस पार्टी बाबा साहब के नाम से अपनी राजनीति करना चाहती है। अब आपका जो सवाल है, क्या अंबेडकर में राजनीति हो जाएगी? देखिए, सब लोग जानते हैं अंबेडकर जी को, कौन लोग मानते रहे और कौन लोग अंबेडकर जी के साथ राजनीति करते रहे। चाहे काशीराम जी की बात हो या बहन मायावती की बात हो, काशीराम के सिद्धांतों को उन लोगों ने आगे बढ़ाया। बाम सेठ की मैं बात करूंगा, बाबा साहब के सिद्धांतों को, उनके विचारों को आगे बढ़ाया। रिपब्लिक पार्टी की बात मैं यहाँ करूंगा, तो अलग अलग उसमें, क्योंकि बाबा साहब को मैं किसी एक वर्ग में नहीं मानता। बाबा साहब का चिंतन इस देश को लेकर था। हाँ, लोगों ने बाबा साहब के नाम पर राजनीति अपनी अपनी की, और अब हम देख रहे हैं कि हर कोई उसमें कर रहा है, इसलिए बीजेपी भी कह रही है जय भीम। एक बात देखिए, पूरी राजनीति ट्रैवल करती हुई आई है कि गांधी सबसे बड़ा आइकॉन गिने जा रहे थे, और ऐसा हम लोगों ने देखा दुनिया में, भारत को लोग गांधी के नाम से जानते हैं। और अब ये जो अभ्युदय है, ये टाइम है, राइट टाइम जिसको कह रहे हैं कि 2025 से जो नया एक चौथाई हिस्सा आपने शताब्दी का जी लिया है, और पिछले शताब्दी में जिस अंबेडकर को हम लोगों ने छोड़ दिया था जी, बिल्कुल, अब कांग्रेस की राजनीति या कांग्रेस शासन में था जो भी था वो वर्ग ही छोड़ दिया था। अब एक आदमी गया हुआ इतना साल हो गया और फिर अचानक से जंप कर गया है अपने विचारों की वजह से, और अब लग रहा है कि भारत में तो कम से कम, विश्व में क्या स्थिति होने वाली है ये वो नहीं पता, लेकिन भारत में लग रहा है कि अब अंबेडकर का नाम नहीं लिया आपने तो डेमोक्रेटिक सिस्टम की पार्टी नहीं है। बिल्कुल सही बात, और होना भी चाहिए। इस देश में दलितों, वंचितों, शोषितों की जो स्थिति है, जो 75 साल में हम लोग 75 साल संविधान का हो गया, लेकिन आज भी मन में सवाल आता है, क्या गरीबी कम जरूर हुई, गरीबी मिटी नहीं। आज भी शोषित वंचितों का एक वर्ग है उसमें। हाँ, मैं जब शोषित वंचितों की बात करता हूं तो किसी एक जाति के चश्मे से नहीं देखता, क्योंकि शोषित वंचित हर समाज के हर वर्ग में होता है। और बाबा साहब अंबेडकर, मैंने जैसा कहा और जितना मैंने उनको पढ़ा और समझा है, जाना है और बड़े लोगों से सुना है, बाबा साहब का चिंतन किसी एक जाति के लिए नहीं। वो तो जाति प्रथा का वैसे ही विरोध करते थे। वो तो एक ऐसा भारत चाहते थे जिसमें सब जाति, सब लोग एक दूसरे का सम्मान करें। लेकिन राजनीति ने जो हमारे हालात पैदा कर दी, उसमें सबको लग रहा है कि बाबा साहब का नाम लेकर हम अपनी राजनीति की दुकान सजा सकते हैं।
मैं बहुत शुद्ध भाषा में इस बात को कह रहा हूं। जबकि बाबा साहब का चश्मा भारत को लेकर, भारत के निर्माण को लेकर ऐसा कतई नहीं था। बाबा साहब ने महिलाओं के अधिकारों की बात की, उस पर बात नहीं करती। बाबा साहब ने वंचितों शोषितों को कैसे सामाजिक न्याय मिले इसकी बात नहीं की। लेकिन अगर मैं ये बात कहूंगा, देखिए किसी राजनीतिक चश्मे से नहीं कह रहा, लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात आप देखिए, गरीबी कम हुई, ये मैं नहीं कह रहा, वैश्विक जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं भारत में गरीबी कम हुई है। अगर शोषित वंचितों की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर मुद्दे पर, हर चर्चा में उनके ये वर्ग रहता, प्राथमिकता में रहता है। नहीं ये सब बोल रहे, उन्होंने काम किया है। अगर लंदन का अम्बेडकर जी के प्रतीक को लेने का हिस्सा हो या चैतन्य मुहिम सजाने का, या कह रहे हैं कि अब सबसे बड़ी आदमकद प्रतिमा इसी सरकार में आने वाली अम्बेडकर, इस पहलू से अलग आए हम। जब 2025 की बात कर रहे हैं, शुरुआत की बात कर रहे हैं, तो आपकी एक बेहतरीन किताब है दिल्ली पर, खास करके दिल्ली के दंगों पर। और दिल्ली में बहुत कम ऐसे पत्रकार हैं दिल्ली के नब्ज को जानते हैं, और वो किताब बताता है आपका कि दिल्ली को किस ढंग से आपने देखा, दंगों पर आधारित किताब है। आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली में क्या होने जा रहा है फरवरी के बाद? देखिए, दिल्ली की जो राजनीति है उसको पूरे देश और दुनिया की निगाह रहती है। ठीक है, दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं, छोटा प्रदेश है, और शायद दिल्ली की सरकार को पूर्ण राज्य का दर्जा भी नहीं है। आधी शक्तियां जो हैं वो केंद्र सरकार के पास हैं। यहाँ पर अपना प्रशासनिक व्यवस्था का तंत्र है अपना। लेकिन जहां तक राजनीति की बात है, दिल्ली में चूंकि एक तरह से मैं दिल्ली को लघु भारत के रूप में कहूंगा, चाहे दक्षिण भारत के लोगों या बिहार पूर्वी भारत के लोग सब तो दिल्ली में रहते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं पूरे देश दिल्ली के साथ जुड़ा करता है। हम इसीलिए कहते हैं दिल्ली जो है वो देश का दिल है। अब केजरीवाल जी की जो राजनीति का उदय हुआ, जाहिर तौर पर केजरीवाल जी, मैं कहूंगा उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने आंदोलन चलाया। लोगों को बड़ी उम्मीद थी केजरीवाल साहब से, और लोगों ने साहब झोली भर भर के उनको एक तरह से वोट दिया कि केजरीवाल जी पैसे भी दिए कि देश की राजनीति को बदलेंगे, क्योंकि उन्होंने वादा किया लोगों से कि हम ईमानदारी आधारित राजनीति करेंगे। लेकिन जब आज हम 2024 के अंत में बात कर रहे हैं और दिल्ली में जिस प्रकार से चीजें उभर के आएंगी, देखिए उनका भी शासन एक लंबे समय हो गया, लंबे समय केजरीवाल जी ने शासन किया, लेकिन आज एक सवाल दिल्ली के लोगों के सामने है, क्या केजरीवाल जी वो हमें ईमानदार व्यवस्था दे पाए जिसकी वो बात कर रहे थे? क्या वो संस्कृति को बदल पाए जिस राजनीतिक संस्कृति को बदलने की बात केजरीवाल जी करते थे? अगर आज कहें तो उनकी पार्टी पे गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप है। भ्रष्टाचार में वो शामिल है या पार्टी शामिल है नहीं है ये मैं नहीं कह सकता, ये न्यायालय तय करेगा, लेकिन उनकी पार्टी पे गंभीर आरोप है। शराब नीति को तो बदला था ना, क्यों बदला, कैसे बदला, उसमें घोटाला हुआ नहीं हुआ वो तो एक जांच का विषय है। लेकिन शराब के नाम पर जिस तरह की राजनीति दिल्ली में हुई, मुझे लगता है कोई भी आदमी इससे सहमत नहीं होगा। आपको क्या लग रहा है कि जब हम राजनीति की बात कर रहे हैं तो केजरीवाल तो सरकार में है, लेकिन जिससे सरकार उन्होंने लिया है वो कांग्रेस पार्टी जी, और भारतीय जनता पार्टी तकरीबन एक 25 साल 26 साल हो गया कि दिल्ली की पावर में नहीं आ पाई। तो ये अगर ये लड़ाई त्रिकोणीय लड़ाई दिख रही है, और खासकर के जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी ने अपने कैंडिडेट को उतारा है, केजरीवाल के खिलाफ एक एक्स सीएम के बच्चे को दिया है, बीजेपी भी कह रही है कि एक्स सीएम का जो सबसे कद्दावर नेता होगा वही लड़ाई होगी नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में। और कैंडिडेट के लिहाज से अगर बात करें तो कांग्रेस के कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं, बड़ा गंभीर लड़ाई दिख रहा है, कोई आसान नहीं है। तो ये क्या दिल्ली के लोग फिर से केजरीवाल से छीन, या केजरीवाल को रखें या फिर केजरीवाल से छीन करके उस कांग्रेस के हाथ में सत्ता दें, या जो पूरी जोर आजमाइश के साथ भारतीय जनता पार्टी लगी हुई, उसके बाद क्या लग रहा है इन तीनों के बीच वाकई त्रिकोणीय है या फिर डायरेक्ट फाइट दिख रहा है? देखिए, मैं ये मानता हूं कि इसमें दिल्ली में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के आम आदमी पार्टी के बीच होगा, लेकिन कई सीटों पर कांग्रेस या ऐसे दल, छोटे दल, कुछ सीटों को समीकरण बिगाड़ सकते हैं। एक चीज दिल्ली में हमें याद रखनी चाहिए कि दिल्ली में जब भी चुनाव हुआ है, अगर मैं 93 की बात करूं जब बीजेपी की यहाँ सरकार बनी थी, तो यहाँ पर एक तरह से त्रिकोणीय चुनाव हुआ था। उस समय संयुक्त मोर्चा जनता दल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था दिल्ली में तीसरे मोर्चे ने, और करीब 18-19% वोट हासिल किए थे। अगर कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में 18% या 20% वोट हासिल किए तो केजरीवाल जी को मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि 1998 के बाद से
बीजेपी के वोट बैंक में कमी नहीं आई। दिल्ली में 50% के आसपास कांग्रेस पार्टी को भी वोट मिलता रहा, जिसपे शीला दीक्षित राज करती रही। और केजरीवाल जी ने भी जो चुनाव जीते हैं उसमें भी उनकी पार्टी को 50% के आसपास वोट मिला। अगर इस वोट बैंक में गिरावट हुई, कांग्रेस पार्टी ने अगर दमदारी से चुनाव लड़ा, तो मुझे कोई शक इस बात में नहीं है केजरीवाल जी को भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसके वजह है। मुझे देखने से जो लग रहा अभी तक, आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक परसेप्शन वाइज केजरीवाल जी की पार्टी को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं कि जो उन्होंने राजनीति की है, वो चाहे भ्रष्टाचार के आरोप हो या लोगों की सुविधा की दृष्टि से। लेकिन एक चीज मानना पड़ेगा आपको कि पिछले जो राजनीति का कोर्स है उसे केजरीवाल नाम के व्यक्ति ने तो बदला है जी। झुग्गियों की बात होने लगी है, स्कूल की शिक्षा की बात होने लगी है, और ऐसा बहुत सारे प्रतीक है, मैं नहीं कर रहा हूं, काम है कि प्रतीक के तौर पे इस पार्टी के पास है कि उन्होंने दिल्ली में बदला है। अब ये प्रतीक शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ बदला है या क्या बदला है या प्रतीक कैसा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो एक एग्जिस्ट तो करता है। मैंने कहा कि मुख्य मुकाबला मुझे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच दिखाई देता है, लेकिन देखिए केजरीवाल जी की जो छवि है वो प्रभावित हुई, उसमें गिरावट मुझे साफ साफ दिख रही है। ये गिरावट कितनी है यह मतदाता बताएगा, लेकिन मुझे साफ तौर पर उनकी छवि पर, उनकी पार्टी पर डेंट लगा और गंभीर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। और नीतिगत मुद्दों की बात कहूं, केजरीवाल जी ने ठीक है बिजली पानी के नाम पर तो छूट दी हो, लेकिन क्या लोग गंदा पानी पीना चाहेंगे दिल्ली में? साफ पानी चाहते हैं लोग। आज केजरीवाल जी की पार्टी लंबे समय के बाद कह रहे हैं हाँ हम साफ पानी देंगे। नहीं, केजरीवाल की नहीं, ये 75 साल से देश में दिल्ली के लोग अगर स्वच्छ पानी नहीं पी पा रहे तो ये 10 साल टेन्योर या कांग्रेस के 15 साल टेन्योर या उसकी बात नहीं है, ये पूरी व्यवस्था की बात है कि आप दिल्ली में भी आप पीने लायक पानी नहीं दे पा रहे हैं जी। और आप दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की स्थिति में या 5वीं अभी है, तो ये तो अच्छी बात है। तो इसी का जवाब तो 10 साल बाद देना ना केजरीवाल जी को कि 10 सालों में आप दिल्ली की जनता को, केजरीवाल जी अगर स्वच्छ पानी नहीं दे पाए तो किस हक से वोट वो मांगेंगे? सवाल सबसे बड़ा यही है जो मैं नीतिगत सवाल उठा रहा हूं और जिस पर बीजेपी भी उनको घेर रही है, कांग्रेस पार्टी भी सवाल उठा रही है। भाई आज आपने कहा नहीं दिल्ली से पूर्व सांसद संदीप दीक्षित जी चुनाव लड़ रहे हैं केजरीवाल जी के खिलाफ, मुझे कहने में संकोच नहीं है। शीला जी ने दिल्ली का बहुत विकास किया, हर कोई मानता है इस बात को, उनको विरोधी भी मानते हैं। शीला जी सबको साथ लेकर चली, लेकिन केजरीवाल जी ने जिस तरह की दिल्ली में राजनीति की है, और दिल्ली की जनता को भी सोचना पड़ेगा, मतदाता को सोचना पड़ेगा, क्या दिल्ली में हमें ऐसी सरकार चाहिए जो केंद्र सरकार से टकराव लेकर चले, दिल्ली का विकास प्रभावित हो? एक बड़ा मुद्दा दिल्ली के लोगों के सामने। आपके मूल जवाब पे आते हैं कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर ठीक से लड़ गई जी तो फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो जाएगा। मुझे इसमें कोई संकोच नजर नहीं आता कि अगर कांग्रेस दमदारी से चुनाव लड़ी तो फायदा बीजेपी को होगा। ये दिख रहा है कि फरवरी में बहुत मशक्कत के बाद भारतीय जनता पार्टी फिर से पावर में लौटने वाली है, उस सूरत में जब कांग्रेस ठीक से लड़े। देखिए ये बात मैं जो कह रहा हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि केजरीवाल जी की पार्टी ठीक है 10 सालों विधानसभा में अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया, लेकिन अगर लोकसभा में देखिए तो दिल्ली की जनता का जो मतदान का प्रतिशत रहा है बीजेपी के पक्ष में वो कहीं 55% के आसपास तक रहा है। यानी दिल्ली की जनता लोकसभा में बीजेपी को वोट देती है और विधानसभा में केजरीवाल जी को देती है। अगर इसलिए कांग्रेस दमदारी से चुनाव लड़ी तो नुकसान केजरीवाल जी का होगा। ये आप कह रहे हैं मोटे तौर पे। ये क्योंकि ये पॉलिटिकल परसेप्शन का खेल है कि आप उसको कैसे, राजनीति परसेप्शन से ही होती है, परसेप्शन से होती है, और पत्रकारों को उस परसेप्शन से जितना दूर रहा जाए उतना जितना बढ़िया रहता है। अब हम चलते हैं उस पे। आपकी एक और शानदार पुस्तक है कश्मीर पर, और कश्मीर में खास करके 370 की धारा हटने के बाद के उस माहौल पर, और दिल्ली में बैठे बहुत कम पत्रकार हैं, एक्टिव पत्रकार, जिन्होंने कश्मीर पे एक विहंगम दृष्टि डाली है, जम्मू कश्मीर पर। आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग राज्य हो गए, और अभी जो नतीजा आया है वहाँ जो कुछ भी 2024 में वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व में सरकार बनी है, तो वहाँ क्या वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार नहीं बना पाई? तो पहला सवाल। और क्या ये हेल्दियर अप्रोच है कि लद्दाख को एक स्टेट का दर्जा नहीं दिया जाए? जी देखिए, जहां तक बात जम्मू कश्मीर की है, मेरा एक बात मानना जम्मू कश्मीर के संदर्भ में ये रहा कि एक ये ऐतिहासिक सत्य है, कड़वा सच है कि जम्मू कश्मीर को लेकर जिस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्थाएं आजादी के आसपास और बाद में
हुई, जो घटनाक्रम कश्मीर को लेकर हुआ, चाहे देश में या पड़ोसी देश में जो कुछ किया पाकिस्तान ने, उसके चलते कई समस्याएं वहां पर उत्पन्न हुई। आतंकवाद की समस्या उत्पन्न हुई, एकता अखंडता का एक बहुत बड़ा सवाल हम लोग के सामने रहा है। तो मैं जम्मू कश्मीर को एक अलग दृष्टि से उस राज्य को देखता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि 370 हटे, ये इस देश के लोगों की एक बहुत बड़े लंबे समय से मांग। मैं आज इसको नहीं कहता, मैं ये भी मानता हूँ कि चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हों, उन सबका भी एक चिंतन रहा होगा, इसीलिए अनुच्छेद 370 को अस्थायी उन्होंने रखा था कि कभी ना कभी ये हटाना ही हटेगी और जम्मू कश्मीर जो है वो भारत के साथ एक पूर्ण रूप से सामान्य राज्य जैसे उसी ढंग से आएगा। और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जैसा उनकी पार्टी ने हमेशा वायदा किया कि जब पूर्ण हमें बहुमत मिलेगा, हम जम्मू कश्मीर से 370 हटाएंगे और 2019 में उस अनुच्छेद को हटाया। जहां तक बात रही आपके इस सवाल की, चुनाव की बात की, जो मैंने किताब लिखी थी कश्मीर का सच नाम से, उसमें 370 के बाद का जो घटनाक्रम था, किस तरह से स्थितियां वहां उत्पन्न हुई हैं, क्या सरकार ने काम करे और जम्मू कश्मीर के लोगों की क्या उम्मीदें हैं, उसका जिक्र उसमें था। लेकिन जो हाल के चुनाव की बात है, उसमें ये बात साफ तौर पर दिखाई देती है, कश्मीर में और जम्मू में जो वैचारिक दृष्टि से हमें देखने को मिलता है, एक वो द्वंद्व देखने को मिलता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में चुनाव अच्छे से लड़ी, बीजेपी ने जम्मू में अच्छा प्रदर्शन किया, वो एक साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा था, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहां लोगों से वादा किया कि हम आएंगे तो अनुच्छेद 370 को वापस लाएंगे। लेकिन ये समझने की बात है कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी 2-3 सीटों के बल पे लोकसभा में तो परिवर्तन कराने से रही, लेकिन उसने एक वादा करा और उस वादे के चलते कश्मीर में जो ध्रुवीकरण हुआ, उसका असर हमें कश्मीर में देखने को मिला। और जम्मू में बीजेपी ने कहा कि अनुच्छेद 370 अब इस देश में कभी वापस नहीं आ सकती, उसका असर हमें जम्मू में देखने को मिला। तो जम्मू में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रदर्शन अच्छा रहा। नुकसान अगर किसी का हुआ तो वो कांग्रेस पार्टी का हुआ और जो क्षेत्रीय दल है पीडीपी, उसका हुआ, क्योंकि महबूबा मुफ्ती जिस तरह की भाषा का प्रयोग करती हैं, उसका समर्थन ना तो कश्मीर के लोगों ने करा और ना जम्मू के लोगों ने करा। तो जी, एक बात जो अभी उभरी है, जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का नुकसान हुआ, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस के समर्थन सरकार बनानी पड़ी है। लेकिन एक बात और उसमें हुई कि कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं हुई जी, और शामिल नहीं हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक इतिहास रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी की जब केंद्र सरकार थी तो यही उमर अब्दुल्ला उसके विदेश राज्य मंत्री हुआ करते थे और प्रतीक के तौर पे एक भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल थे। क्या उमर अब्दुल्ला, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारतीय जनता पार्टी के आसपास ले आना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने हाल में जो उनका रुख रहा है, स्टैंड रहा है कांग्रेस के खिलाफ, जबकि वहां कांग्रेस समर्थन सरकार रही है, तो ऐसा कोई नया ध्रुवीकरण फिर से नया सिरे से जम्मू कश्मीर को लेकर बनता हुआ दिख रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी साथ आएगी? देखिए, मैं राजनीति में कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। और मैं ये समझता हूं कि उमर अब्दुल्ला जी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती ये है कि जम्मू कश्मीर का विकास कैसे, और ये सच वो जानते भी हैं। उन्होंने इसका इशारा भी किया कि हम कोई दिल्ली से टकराव नहीं चाहते, और मुझे लगता है कि दिल्ली में भी इस समय आज एक ऐसी सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जम्मू कश्मीर को लेकर जो नजरिया, जितना मैंने समझा जम्मू कश्मीर का विकास हो। हर चीज आप राजनीति के लिए नहीं करते, हर चीज सत्ता के लिए नहीं होती। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर में है, एक ये सच है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, ये भी सच है। तो आज उमर अब्दुल्ला जी को दिल्ली का साथ चाहिए, विकास के लिए फंड चाहिए होंगे, और दिल्ली में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं या गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, वो भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो शांति के साथ राज्य विकास की दृष्टि से आगे बढ़े। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ जो वैचारिक द्वंद्व है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो साफ दिखाई दे रहा है कि अनुच्छेद 370 की वकालत नेशनल कॉन्फ्रेंस करती है, कांग्रेस पार्टी का उस पर स्टैंड किया है, वो साफ होकर के सामने नहीं आता है। कांग्रेस, मैंने कहा कांग्रेस के साथ दिक्कत दरअसल नीति, नियत और नेता, इन तीन की है। कांग्रेस की नीति का पता लगता नहीं, नियत क्या है कांग्रेस की वो भी स्पष्ट दिखाई नहीं देती, और नेता कौन है, क्या कर रहा है, इसका भी पता नहीं लगता। तो वो दृष्टि, उस इन तीन दृष्टि से मैं देखता हूं, तो बात चाहे जम्मू कश्मीर की हो या किसी और राज्य की,
समस्या मुझे कांग्रेस के सामने ज्यादा नजर आती है। लद्दाख को लेकर हमने एक सवाल किया था कि लद्दाख में लगातार लड़ाई हो रही है इस बात की कि उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और वहां के जो सबसे बड़े एक्टिविस्ट हैं वो दिल्ली तक आए, सब कुछ किया। और लद्दाख को लेकर क्या दिक्कत, क्योंकि आपने किताब लिखा है जम्मू कश्मीर पे, तो इसलिए मुझे लगता है कि उस पर दृष्टि आपकी। देखिए, लद्दाख को लेकर केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश का जो दर्जा दिया है, और मुझे लगता है जो उनसे मैं मिला था, जो एक्टिविस्ट बांसुम साहब आए थे, उनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी। उनके कुछ अपने देखिए मुद्दे हैं, और मैंने कहा ये सीमावर्ती क्षेत्र है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, हाँ, किसी की कोई मांग हो सकती है, जो जेन्युइन मांग होगी उसे दिल्ली जरूर सुनती है। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम सीमावर्ती राज्यों की बात करते हैं, चाहे लद्दाख की बात हो या जम्मू कश्मीर की बात हो, तो आप जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं ले सकते। लद्दाख के लोगों की अपनी एक सोच हो सकती है, लेकिन जो दिल्ली में सरकार बैठी है उसकी अपनी एक सोच हो सकती है कि भाई ये सीमावर्ती राज्य हैं, इनको लेकर क्या फैसला लेना है, कैसे लेना है। वो देखिए, आप लंबे चिंतन विश्लेषण के बाद ही कोई सरकार कदम उठाती है। जहां तक लद्दाख के विकास की बात है, तो उसकी तो कोई कमी खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लद्दाख को लेकर तो कोई विकास की दृष्टि से कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन हाँ, आप और अधिक अधिकार चाहते हैं, उनकी व्यवस्था या संविधान में है, कितनी उनको अधिकार दिए जा सकते हैं। मुझे लगता है इस पे शायद सरकार को चिंतन मंथन करना होगा। हर समय एक राजनीतिक तौर पर बड़ा मुद्दा होता है, खासकर संसदीय राजनीति में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। तो ये जो साल है 2025 का, एक सवाल लेके टहल रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन। उसको कैसा होता हुआ दिख रहे हैं आप, खास करके 2025 में उसका कोई हल निकल रहा है, या फिर जिस ढंग से पार्लियामेंट्री कमेटी ने उसको भेज रखा है तो उसमें कोई नतीजा निकलने वाला है? पूरी तैयारी कर ली थी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की कमेटी ने, और अब उसको भेजा गया है। आलोक भाई, आप भी लंबे समय से इतनी पत्रकारिता कर रहे हैं और आप भी देखते हैं हर बार कोई ना कोई देश में चुनाव होता है, और हम लोग भी कहीं ना कहीं चर्चा में इस बात को मानते हैं कि हर समय चुनाव उससे कहीं ना कहीं चीजें प्रभावित होती हैं, आम जनजीवन भी प्रभावित होता है, देश का जो तंत्र है वो भी प्रभावित होता है, नीति भी प्रभावित होती है, विकास भी प्रभावित होता है। ये सबके सामने फैक्ट है, और हर कोई इस बात को मानता है। अगर किसी भी दल के नेता से मैं बात करता हूं या आप बात करते होंगे, हर कोई ये मानता है कि यार रोज चुनाव होते हैं और इतना फंड इस्तेमाल होता है कि हर किसी के सामने चुनौती खड़ी होती है। तो सैद्धांतिक रूप से अगर मैं भी कहूं तो वन नेशन वन इलेक्शन एक अच्छा मुद्दा है, इस पर देश को विचार करना चाहिए। संसद के सामने मुद्दा भी आया, लेकिन विचार के लिए वो कमेटी को भेज दिया गया कि भाई सहमति बने इस पे। और मैं ये मानता हूं कि जब आप ऐसे फैसले लेते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, क्योंकि देश में हमारे जो संघीय व्यवस्था है उसमें अलग अलग राज्यों की अपनी विधानसभा भी है, चुनावों का समय भी है, जाहिर तौर पर सभी दलों को मिलकर इस संबंध में एक फैसला लेना होगा। ये अच्छी बात है, अच्छी पहल है कि सरकार ने अपनी तरफ से भी पहल की कि भाई पहले इस पर चर्चा हो जाए कि सहमति और बना लो, उस पर सहमति। हालांकि इसके कई पूर्व राष्ट्रपति अपने रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में कमेटी बनी, उससे पहले सरकार ने भी सर्वदलीय बैठक के जरिए इस पर चर्चा की। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा फैसला कोई सरकार ले रही है और लेना चाहती है तो वो सभी दलों की सहमति के साथ होना चाहिए। लेकिन इस दिशा में सभी दलों को सोचना तो चाहिए, सकारात्मक दृष्टि से सोचना चाहिए, क्योंकि यह सवाल देश का है। यही मैं कहा कि वक्त में हमेशा कोई ना कोई सवाल होता है और उसका हल सबको मिल बैठ के निकालना होता है। कौन सा क्या हल निकलता है वो तो लेकिन एक चुनौती है। जैसे वर्ष की शुरुआत हो रही है दिल्ली चुनाव से, और आखिर में बिहार चुनाव पे जाके मामला ठहर रहा है, और आप बहुत नजदीक से देखते रहे हैं जनता दल की राजनीति, बाकी राजनीतियों को, आपने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को, तो क्या होता दिख, राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति को आपने देखा है, बड़ी करीब से कवर करते हुए काम कर रहा है, तो आपको क्या लग रहा है बिहार से, जहां से हमेशा कोई न कोई राजनीतिक धारा निकलती है, बिहार चुनाव में क्या होने वाला है? सबसे बड़ा सवाल तो आलोक जी आता है कि नीतीश जी क्या करें। मैं भी कई बार सोचता तो हूं कि शायद नीतीश जी पुराने नेता हैं, हम लोगों ने करीब से उनको कवर किया है, देखा है, जाना है, लेकिन कई बार बिहार की राजनीति इतनी अस्थिरता से गुजर चुकी है ना कि कई बार वो सवाल या तो खड़ा हो जाता है या मन में आकर रुक जाता है कि नीतीश जी की अगली चाल क्या हो। बिहार का भविष्य नीतीश जी की चाल पर टिका है कि नीतीश जी आगे कैसे क्या करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है तब नीतीश जी हैं तो बिहार की राजनीति में उनकी भूमिका को
नकारा नहीं जा सकता। निर्विकल्प है वहां, निर्विकल्प है। लेकिन अगर मैं स्वाभाविक विकल्प की बात करूं, वो आपने भी बिहार को इतने लंबे से कवर किया है, आप झारखंड के रहने वाले हैं, आप बिहार और झारखंड की राजनीति को बहुत करीब से कवर करते रहे। लेकिन अगर स्वाभाविक गठबंधन की बात की जाए, भाई नीतीश जी ने गठबंधन लालू जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी किया, लेकिन वो गठबंधन ज्यादा नहीं चल पाता। नीतीश जी बीजेपी के साथ चलते हैं तो गठबंधन लंबे समय चल जाता है। ये एक स्वाभाविक प्रैक्टिकल व्यवहारिक स्थिति मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो अगर बिहार के नजरिए से मैं बात करूं तो नीतीश जी और बीजेपी का गठबंधन अगर साथ चलेगा तो ये एक स्वाभाविक गठबंधन है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि नीतीश जी की राजनीति ने कई बार हमको हैरान कर दिया, इसलिए नीतीश जी के बारे में कुछ ज्यादा कह पाना या बिहार की राजनीति में कुछ ज्यादा कह पाना अभी जल्दबाजी हो, इसलिए वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। देखिए एक बात है बार बार आ रही है कि जब नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, बिहार की राजनीति की बात कर रहे हैं, तो एनडीए की बात कर रहे हैं, और एनडीए में नीतीश कुमार की जो शिकायत है कि बड़ा भाई और छोटा भाई, एरोगेंसी और नॉन एरोगेंसी। बिहार की राजनीति एनडीए जब से बना तब से नीतीश कुमार को बड़ा भाई मान के चलना है, लेकिन जब जब कोशिश होती है कि उनको बताया जाता है कि भैया बड़े दल तो हम हैं, बड़ा हमारा सब कुछ है, तो दिक्कत वहां से आ जाती है। तो आपको लगता है कि बिहार ही कंपेल करेगा एनडीए गठबंधन को समेट के रखने में, या एनडीए गठबंधन टूट जाएगा उसमें, बिहार में ही तय होगा ये? देखिए मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इस समय स्थितियां दोनों के सामने, अगर बात की जाए नीतीश जी के सामने की बात की जाए तो नीतीश जी के भी सामने अब चुनौती है। देखिए मुझे लगता है कि वो आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्या ये चुनाव उनका आखिरी चुनाव होगा, क्योंकि जिस उम्र के वो पड़ाव पर हैं वो भी उनको देखना पड़ेगा। नीतीश जी के बाद जनता दल यूनाइटेड का भविष्य क्या होगा, ये भी उनके सामने एक सवाल है। बिहार का विकास किसमें है, क्या तेजस्वी के साथ जाने में है या बीजेपी के साथ चलने में है, ये सवाल नीतीश जी के सामने होगा, क्योंकि नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं। जहां तक आपने कहा छोटे भाई बड़े भाई की बात, बीजेपी के पास सीटें जाती हैं, लेकिन बीजेपी ने हर बार नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया। भले ही नीतीश जी कई बार धोखा देके बीच में छोड़कर बीजेपी का साथ छोड़कर तेजस्वी जी के साथ चले गए, लेकिन बीजेपी ने फिर भी उनको मुख्यमंत्री बनाया। ये नीतीश जी को तय करना कि जो एरोगेंट बिहेवियर हो जाता है जी किसी भी गठबंधन में किसी एक दल का, अब मान लीजिए जैसे कि इंडी गठबंधन कांग्रेस का एरोगेंट बिहेवियर हो गया, तो दिक्कत वहां आती है। अगर ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी वाला एनडीए में, तो भारतीय जनता पार्टी का एरोगेंट बिहेवियर हो जाता है, तो बाकी भी दल जो छोटे मोटे दल उसके आसपास जुटे हुए हैं, उनको कोई ना कोई, सारे लीडर में अपनी एरोगेंसी है, उन एरोगेंसी को लगता है कि इसको मैं संभाल नहीं रख पा रहा हूँ इस गठबंधन में, तो भागते हैं। नीतीश कुमार एक फेनोमेनन है, नीतीश कुमार सबके अंदर है, सारे नेताओं के अंदर है। तो आपको लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का बिहार में एक रहना ये साबित करेगा कि एनडीए के अंदर व्यवहार क्या होगा बाकी दलों का? नहीं, देखिए वो तो रहेगा ही, और मुझे लगता है इसलिए है कि बिहार के मामले में कि दोनों साथ ही चलेंगे, क्योंकि देखिए केवल नीतीश जी एक फैक्टर हैं, लेकिन क्या जितेंद्र राम मांझी जी की पार्टी को उनका जितना भी जो भी जिस जिले में उनका अपना आधार है वो भी एक फैक्टर है। अगर हम चिराग पासवान की बात करें, लोक जनशक्ति पार्टी की बात की जाए, वो भी एक फैक्टर है, 5 लोकसभा सीटें उन्होंने जीती। तो ये फैक्टर ऐसे हैं, और जितेंद्र राम मांझी हो या चिराग पासवान हो, दोनों बीजेपी के साथ खड़े हैं। अगर मैं बात कुशवाहा जी की करूं, उपेंद्र कुशवाहा जी की, वो भी इस समय बीजेपी के साथ खड़े हैं। तो क्या नीतीश जी क्या ऐसा कोई विकल्प बना सकते हैं जो जिताऊ हो, ये भी नीतीश जी को देखना है। तो मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं, ये नीतीश जी पर डिपेंड करेगा भविष्य की राजनीति का। बीजेपी ने अपनी तरफ से उन्हें हर बार मुख्यमंत्री बनाया, बीजेपी की सीटें ज्यादा होने के बावजूद बनाया, तो बिहार की राजनीति नीतीश जी पे निर्भर करेगी भविष्य की, कि वो क्या एनडीए को बिहार में साथ लेके चलना चाहते हैं या वो ये खतरा मोल लेना चाहते हैं। मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि जुमाती के दर्शक आज महसूस कर पा रहे होंगे पूरी बातचीत को सुनने के बाद कि राजनीति कैसे झूमती रहती है। और बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे चर्चा करके।